हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 12 रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट बायोलॉजी का। ठीक है, अगर आपको क्लास 11 की और भी ऐसे वीडियो चाहिए क्लास 11 की तो फिर आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट। ठीक है, ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं जिनसे मैं पढ़ा करती हूँ और मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले किए। तो स्टार्ट। रेस्पिरेशन जो होता है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के होता है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ठीक है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों एक अलग अलग चीज़ें होती हैं। ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग के अंदर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। इट मीन्स हम ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं और एक्सहेल करते हैं, ठीक है, एयर का। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम फूड को लेते हैं और उसे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और एटीपी को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कर लो ये आलू का एक पराठा है। ठीक है, आलू में होता है स्टार्च। तो स्टार्च का डाइजेशन हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो डाइजेशन हो रहा है, तो डाइजेशन होने के बाद वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है एन नंबर ऑफ ग्लूकोज के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होता है। ठीक है, और हर एक कार्बन को अगर हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस ATP फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अगर हम यूकेरियोट्स की बात करें तो रेस्पिरेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, बट प्रोकैरियोट्स की बात करें तो रेस्पिरेशन ओनली इन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये एक प्लांट है। प्लांट के बारे में बात करें तो प्लांट के अंदर क्या होता है, फूड ओनली लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट होता है, बट ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस से पूरे बॉडी के अंदर उसके फूड पहुंच जाता है। ठीक है, ये गॉड है, ड्राइंग पे ध्यान मत देना कोई नहीं, ये गॉड है जिसने क्या किया, प्लांट को खाया। ठीक है, डायरेक्ट डिपेंड है तो इसको हम प्राइमरी कंज्यूमर कह रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में फूड पहुंच जा रहा है। ठीक है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है जिसने गोट को खाया और ये इनडायरेक्ट डिपेंड है। ठीक है, तो इसलिए हम सेकेंडरी कंज्यूमर कह रहे हैं इसे। ये कार्निवोरस है। ठीक है, इसके बॉडी के अंदर फूड पहुंच जाता है ब्लड के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। ये एक प्लांट है जिसके अंदर ये इसकी स्टेम है, ये लीव्स है और ये इसका रूट है। ठीक है, लीफ के अंदर टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, जब गैसेस एक्सचेंज होता है जहाँ स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन ये होता है ना कि कैसे प्लांट ब्रीथ करते होंगे। ठीक है, अब हम बात करें तो प्लांट के अंदर लीव्स को देखें तो वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जिससे गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। दूसरी बात करें तो लीफ के अंदर लूजली पैक्ड मेसोफिल सेल होते हैं। ठीक है, वो भी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। और इसकी स्टेम के बारे में बात करें तो इसका सेंट्रल पार्ट में बहुत ज़्यादा हार्ड होता है जो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और बाहर वाले लेयर की बात करें तो पैरेन्काइमेटा सेल से बनी रहती है। पैरेन्काइमेटा सेल्स किस टाइप होते हैं, मतलब वो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं और उनके बीच में गैप भी होता है। जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा चैप्टर एनाटॉमी ऑफ हायर प्लांट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि पैरेन्काइमेटा सेल सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, कॉर्टेक्स है ना, जिनमें गैप्स होते हैं। ठीक है, गैप्स होते हैं तो वहाँ से गैसेस एक्सचेंज भी हो सकता है। ठीक है, ये लूजली पैक सेल होते हैं। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ रेड रेड डॉट बने हुए हैं। रेड जो डॉट है यहाँ, इसको हम लेंटिकल कहते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट के अंदर आपको लेंटिकल दिखते होंगे। लेंटिकल जो होते हैं वो भी लूजली पैक होते हैं, ये भी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। और रूट्स की बात करें, रूट्स में भी पैरेन्काइमेटा सेल्स होते हैं जो जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं। बात करें तो जो प्लांट होता है उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि वो ऑक्सीडाइज करे और एनर्जी को बनाए, पर इस प्लांट को ब्रीथ करने के लिए इसके पास कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। तो क्वेश्चन आता है कि कैसे जो प्लांट है वो फील करता है अपनी ऑक्सीजन की नीड को। ठीक है, अगर हम लीव्स की बात करें तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो गैसेस एक्सचेंज होता है तो ऑक्सीजन की नीड पूरी हो जाती है, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो ऑक्सीजन उसको मिल जाता है। ठीक है, अगर हम प्लांट की पार्ट की बात करें तो वहाँ भी गैसेस एक्सचेंज इजीली होता है। ठीक है, स्टेम में लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं।
लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। और प्लांट को ऑक्सीजन की उतनी ग्रेट डिमांड नहीं होती है क्योंकि उसके हर एक पार्ट के पास खुद का ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, वो वैसे कंपाउंड होते हैं जो ऑक्सीडाइज होते हैं इस प्रोसेस में। ठीक है, रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ऐसे कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज होते हैं उनको बोलते हैं रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, ब्लैकमैन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट 2 टाइप में होता है, अगर ये एनसीईआरटी में नहीं दिया बट मैं ऐसे बता रही हूँ। पहला है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, दूसरा है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक जैसे प्रोटो आ रहा है तो ऑफकोर्स में क्या है, प्रोटीन वाला। ठीक है, और फ्लोटिंग रेटिकुलर मतलब वो वाले रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट आ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट सबसे मोस्ट फेवर रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है, बट कुछ सर्टेन केसेस में जो प्रोटीन, फैट्स, ऑर्गेनिक एसिड इनका भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये है रिस्पायरेशन का इक्वेशन है C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। इनमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर प्लस एनर्जी फॉर्म होता है। ठीक है, CO2 जो फॉर्म होता है जब रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, और ये जो एनर्जी होती है वो एनर्जी जो होती है वो स्मॉल स्टेप्स में रिलीज होती है। ठीक है, अगर वो एक ही बार में सारी एनर्जी निकल जाएगी तो बहुत ज़्यादा हीट का लॉस्ट होगा। ठीक है, एनर्जी जो होती है वो फ्रीली सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, तो एनर्जी होती है वो स्मॉल स्टेप्स में रिलीज होती है रेस्पिरेशन के। ठीक है, और स्टोर होती है एटीपी की बॉन्ड की फॉर्म में, और जब भी एनर्जी की नीड होती है तो ये एटीपी ब्रोकन हो जाता है। ठीक है, अगला है एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, एटीपी की बात करें तो एडिनोसाइन एक न्यूक्लियोसाइड है जिसमें एडिनाइन प्लस राइबोज होता है। ठीक है, एडिनाइन प्लस राइबोज। एडिनाइन जो होता है वो 9 मेंबर का प्यूरिन होता है, और राइबोज का आप डायग्राम देख सकते हैं, ये वाला ठीक है, ये वाला जो प्लेस है और ये वाला जो प्लेस है और ये वाला जो प्लेस है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होता है जिनको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, और जैसे कि है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब इसमें 3 फॉस्फेट लगते हैं। देखो यहाँ पे 3 फॉस्फेट लगे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो CH2 + OH यहाँ पे फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे H यहाँ से हट जाएगा और फॉर्म हो जाएगा CH2 + O, और H हट जाएगा तो यहाँ पे फॉस्फेट लग जाएगा। फॉस्फेट का एक ग्रुप, 2 ग्रुप और तीसरा ग्रुप, 3 ग्रुप लग गए। ठीक है, तो जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे या इन दोनों बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इसको बोलते हैं हम इनको बोलते हैं फॉस्फोएक्सहाइड्राइड बॉन्ड, और जब हम इस वाले बॉन्ड को तोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये एनर्जी रिच बॉन्ड होती हैं। ठीक है, इनको तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। ठीक है, एटीपी को बात करें तो जब हम एटीपी को तोड़ते हैं तो ADP + फॉस्फेट रिलीज होता है। ADP को जब हम तोड़ते हैं तो AMP + फॉस्फेट रिलीज होता है, और AMP को तोड़ते हैं तो हमें कोई भी एनर्जी रिलीज हुई नहीं मिलती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला ऑर्गेनिज्म अर्थ पे जो होगा उसका नेचर कैसा होगा, क्या वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहता था या एब्सेंस में रहता था। तो अगर बात करें तो वो पहला जो ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे रहता था वो एनऑर्बिक था, मतलब वो बिना ऑक्सीजन के रहता था, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर था वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट प्रेजेंट था, मतलब मान के चल तो 800 डिग्री सेल्सियस होता था उस टाइम पे टेम्परेचर। अभी तो टेम्परेचर जो हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, बट अभी बात करें तो वहम गैस, मतलब उस टाइम पे वहम गैसेस, जैसे मैंने ट्रिक बनाया है, वह मतलब वाटर वेपर, H मतलब हाइड्रोजन, A मतलब अमोनिया एंड M मतलब मीथेन, ये गैसेस उस टाइम पर प्रेजेंट थी। और बात करें एग्जाम्पल का तो एग्जाम्पल है क्लास्ट्रीडियम
प्लस एंड माइकोप्लाज्मा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि इनको ऑक्सीजन की और रिस्पिरेशन के लिए कोई भी ऑक्सीजन की नीड नहीं थी, तो ये ऑक्सीजन का मतलब अपना फूड कैसे कन्वर्ट करते थे एनर्जी के फॉर्म में। तो जो फूड कन्वर्टन का प्रोसेस है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको मीन्स होता है शुगर और लिसिस मतलब होता है ब्रेकिंग। शुगर की ब्रेकिंग की प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो सकता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो सकता है। ठीक है, इस पाथवे में क्या होता है, इस पाथवे को हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि 3 साइंटिस्ट का नेम था, एम्बिडेन, मेयोरहोफ एंड पार्नास, इनकी नेम पे पड़ा हुआ है। इन ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ही होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन तब होता है जैसे ये कार्बन है, सॉरी ये कार्बन है, ये कार्बन जब हर एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता और हर एक कार्बन अलग अलग हो जाता तो हम कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। बट इसमें क्या होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं पायरुवेट का, और पायरुवेट के अंदर कितने कार्बन होते हैं, एक पायरुवेट के अंदर 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल मतलब टोटल 6 कार्बन हो जाते हैं, पर 2 अलग अलग पायरुवेट फॉर्म होता है। इसको हम यूनिवर्सल पाथवे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं यूनिवर्सल पाथवे, तो इसका आंसर ये है, इसलिए हम कहते हैं यूनिवर्सल पाथवे बिकॉज साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म एनऑर्बिक ऑर्गेनिज्म में भी होता है और एरोबिक वाले ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, इसको ऑक्सीजन की भी नीड नहीं होती है। ठीक है, अगर हम एक प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर सुक्रोज प्रेजेंट होता है, मीन्स शुगर को सुक्रोज मीन्स कह सकते हैं शुगर। ठीक है, शुगर जो होता है वो एंजाइम इन्वर्टेज के थ्रू डिवाइड होता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, सुक्रोज के अंदर 12 कार्बन होते हैं, बट फ्रक्टोज और ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये जो 6 कार्बन है ग्लूकोज के, पहला स्टेप है कि ये ग्लूकोज का 6 कार्बन है। ठीक है, इनमें क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ कि इसमें अगला सेकंड स्टेप क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब जो ग्लूकोज का 6 नंबर पे फॉस्फेट ऐड हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख लो फॉस्फेट ऐड हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि फॉस्फेट कहाँ से आया। जब हम एटीपी को हमने ब्रेक डाउन किया, तो किस फॉर्म में हुआ, एडीपी प्लस फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट। ठीक है, और ये जो कौन से एंजाइम की वजह से, हेक्सोकाइनेज एंजाइम के वजह से हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, याद रखना यहाँ पे एंजाइम का नेम हेक्सोकाइनेज, जहाँ भी काइनेज दिखे मतलब फॉस्फेट डिटैच हो रहा है या अटैच हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखें यहाँ पे एटीपी का लॉस हो रहा है, मतलब एक एटीपी हमारा चला गया। ठीक है, थर्ड प्रोसेस है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ग्लूकोज था। ठीक है, ग्लूकोज के 6 नंबर में फॉस्फेट था। अब यहाँ पे क्या है, फ्रक्टोज। अब बताओ हमने ग्लूकोज को फ्रक्टोज में क्यों कन्वर्ट किया, क्वेश्चन ये आता है, लेकिन मैं बताती हूँ। ग्लूकोज को फ्रक्टोज में हमने इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि ग्लूकोज के बस हम एक साइड में ही फॉस्फेट का यूज़ कर सकते हैं, बट फ्रक्टोज के हम फर्स्ट और एंड दोनों जगह फॉस्फेट का यूज़ कर सकते हैं, बट ग्लूकोज में ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया। ठीक है, इसलिए इधर भी फॉस्फेट लगा दिया, फोर्थ स्टेप में हमने इधर भी फॉस्फेट लगा दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, क्या किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यहाँ भी एटीपी का यूज़ हुआ और एटीपी जो है वो एटीपी के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे जो एक फॉस्फेट रिलीज हुआ वो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में यूज़ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हमारा सेकंड स्टेप, ये हमारा थर्ड स्टेप, ये हमारा फोर्थ स्टेप और ये हमारा फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में क्या हुआ, मैंने बताया दोनों एंड में फॉस्फेट ऐड हो गया फ्रक्टोज में। ठीक है, तो एक को मतलब बीच से डिवाइड कर दिया, हम दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ये वाला जो फॉर्म है, ये जो
PGAL वाला फॉर्म है और DHAP वाला फॉर्म है, ये दोनों एक में कन्वर्टेबल हैं, ठीक है, दोनों सेम है। इसका नाम है फॉस्फोग्लिसएल्डिहाइड और दूसरे वाले का नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोज फॉस्फेट। यहाँ पे कीटोज की वजह से एसीटोज आ गया, यहाँ पे एल्डिहाइड की वजह से फॉस्फोग्लिसएल्डिहाइड आ गया, ठीक है। जैसे मैं बताया कि दोनों सेम ही है, इसलिए हमने नेक्स्ट वाले स्टेप में बस इन एक ही को लिया और उसको 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 बार है, ठीक है। हमने एक को लिया तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे भी फॉस्फेट है, देखो, और यहाँ पे भी फॉस्फेट है, पर मैंने जब एक को लिया तो यहाँ पे तो एक ही साइड फॉस्फेट है, पर यहाँ पे कैसे फॉस्फेट आया मैं बताऊँ। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया हमने, यहाँ पे हमने फॉस्फेट यूज़ किया साइटोप्लाज्म से, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट था जो फॉस्फेट, हमने यहाँ पे वाला फॉस्फेट यूज़ किया बिना ATP को ब्रेक डाउन किए ADP के अंदर। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने यहाँ पे तो ADP को ब्रेक करके फॉस्फेट का यूज़ किया और यहाँ पे हमने बिना ब्रेक डाउन किए ही ATP को हमने फॉस्फेट का यूज़ कर दिया, ठीक है। हमने वहाँ पर क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर हम वहाँ पर करते तो हर जगह हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही मिलता है, ग्लूकोज तो हमें कहीं मिलता नहीं, क्योंकि वो इजीली साइटोप्लाज्म की हेल्प से ADP बना फॉस्फेट का नीड मतलब फॉस्फेट का नीड फुलफिल कर लेता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना लेता है, ठीक है। तो ग्लूकोज तो हमें कहीं मिलता ही नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पे फॉस्फेट कहाँ से लिया, ATP से लिया, पर यहाँ पे हमने फॉस्फेट कहाँ से लिया, साइटोप्लाज्म से लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, इसका नाम है 1,3-बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट, ठीक है। अगला स्टेप में हमने क्या किया कि यहाँ पे जो ADP था उसको हमने ATP के अंदर कन्वर्ट किया, मतलब जो यहाँ वाला जो फॉस्फेट था उसको हमने रिमूव कर दिया, तो क्या हो गया, ADP से ATP हो गया, ठीक है। तो मैंने बताया कि यहाँ पे 2 है तो हमने एक यहाँ पे मान के लिया, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर जगह, तो मतलब ATP जो फॉर्म हुआ उसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर, मतलब यहाँ पे 2 ATP फॉर्म हुआ। अगला जो स्टेप है उसमें क्या किया, यहाँ पे देखना, यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, ठीक है, पर अगले स्टेप में हमने क्या किया, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब फॉस्फेट का जो प्लेस था हमने खाली वही चेंज किया, ठीक है। अब अगला देखते हैं ये है अगला स्टेप है PEP, मतलब फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। इससे पहले वाला स्टेप था ना 2 फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब जहाँ पे सेकंड नंबर पे फॉस्फेट था उसको अगला किया हमने PEP, मतलब फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, एंड लास्ट है पाइरूवेट, जिसमें पाइरूवेट में भी क्या होता है, यहाँ पे देखो फॉस्फोइनोल पाइरूवेट मतलब नेक्स्ट स्टेप में पाइरूवेट तो है, पर मतलब यहाँ पे एक फॉस्फेट है, मतलब यहाँ पे फॉस्फेट नहीं है, तो हमने क्या किया, मतलब फॉस्फेट को रिमूव कर दिया गया, तो यहाँ पे ADP था, ADP में हमने ATP लगा दिया, मतलब ADP में हमने फॉस्फेट लेके ATP बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या फॉर्म हुआ, 2 पाइरूवेट फॉर्म हो गया, और एक पाइरूवेट के अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है। ये जो इसको ध्यान से देखना ये एनर्जी मैट्रिक्स है। ग्लूकोज, जब हमने ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया तो हमारा एक ATP वेस्ट हुआ, है ना। दूसरा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को जब हमने फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे भी एक ATP हमारा वेस्ट हो गया। तो ये था प्रिपरेटरी फेज, मतलब जहाँ पे हमारा ATP वेस्ट हो रहा था, वेस्ट नहीं मतलब यूज़ कह सकते हैं, यूज़ हो रहा था, ठीक है। अब अगला है 1,3-BPGA से, अब 3-BPGA जब हम बना रहे थे तो वहाँ पे हमें को ATP मिल रहा था, ठीक है, और PEP और से जब हम पाइरूवेट बना रहे थे फिर भी हमें ATP मिल रहा था, और जब हम नेक्स्ट स्टेप देखो, जो PGAL था और DHAP वाला कर जो था, यहाँ से जब हमने इस वाले स्टेप से जब हम इस वाले स्टेप में गए थे, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म हुआ था NAD प्लस से NADH+H+, ठीक है। इसको बोलते हैं हम पे ऑफ फेज, जहाँ पे हमें पे मिला, मतलब हमें
एटीपी मिला कह सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे नेट एटीपी कितना है तो हम नेट एटीपी बोलेंगे 2 एटीपी है, सॉरी नेट एटीपी हमारा 2 है। और हम बोलें कि टोटल एटीपी कितना फॉर्म हुआ तो वहाँ पे 8 एटीपी हो जाएगा। 8 एटीपी कैसे होगा, मैंने बताया था कि 2 NADH फॉर्म हो रहा है, मतलब एक NADH के अंदर 6 एटीपी होते हैं, सॉरी एक NADH के अंदर 3 एटीपी होते हैं। तो 3 × 2 = 6 एटीपी। और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे पहले से 2 थे, यहाँ पे 6 है, तो 6 + 2 8 हो गए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें NADH का, तो NADH एक चेक टाइप है। जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर इसे डालते हैं तो 3 एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगला स्टेप है फर्मेंटेशन। हमने बताया कि ग्लूकोज से पायरुवेट के अंदर फॉर्म हो गया। फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो मैंने बताया था ग्लूकोज है वो पायरुवेट के अंदर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। 2 पायरुवेट फॉर्म हो रहे हैं और एक पायरुवेट में 3 कार्बन है, ठीक है। और जब हमने PGAL से 1,3 बिसफॉस्फेट बनाया था वहाँ पे भी NAD वाला फॉर्म हुआ था, NADH + H+ फॉर्म हुआ था, ठीक है। अब एक कंडीशन जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो और दूसरा कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन हो, ठीक है। जहाँ पे ऑक्सीजन होगा वहाँ पे तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है। फर्मेंटेशन प्रोसेस भी 2 टाइप्स की है, ठीक है। एक तो वो है जिसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरा है पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, ठीक है। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है और पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज में अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। लैक्टिक एसिड है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में भी पाया जाता है और लैक्टोबैसिलस में भी पाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। मतलब जो NAD था वो किस में कन्वर्ट हो जाता, अभी तक यहाँ पे क्या था, NAD से NADH फॉर्म हो रहा था, बट यहाँ पे NADH से NAD फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट है पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। मतलब यहाँ पे 3 कार्बन थे, पायरुवेट के अंदर 3 कार्बन थे, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन हो रहे हैं, मतलब एक कार्बन हमारा रिमूव हो रहा है, इसलिए हमने यूज़ किया डिकार्बोक्सिलेज। और फिर एसिड एल्डिहाइड से ये कन्वर्ट हुआ इथेनॉल के अंदर, जिसके अंदर भी 2 कार्बन थे, और इसको हमने कहा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि इसके अंदर भी हाइड्रोजन यूज़ हुआ, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी 3 चीज़ें होती हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसके अंदर भी 3 साइकिल्स होती हैं। पहला है ऑक्सीडेशन डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। ये जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। क्रैब साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ETS ये भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। ये है डिफरेंस क्या है फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में। अगर हम फर्मेंटेशन की बात करें तो इसमें ओनली 7% ही एनर्जी रिलीज होती है, लेस देन 7% एनर्जी इज रिलीज, ओनली 7% एनर्जी रिलीज होती है। बट एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इसमें ओनली 7% एनर्जी क्यों रिलीज होती है, बिकॉज जो NADH जो होता है वो ETS के अंदर नहीं जाता है और कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जो फर्मेंटेशन के अंदर होता है ओनली टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, मतलब लैक्टिक एसिड जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और अल्कोहल, बस ये दोनों चीज़ें फॉर्म होती हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं। बट एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर सारी यूज़फुल चीज़ें फॉर्म होती हैं, जैसे कि वाटर 6CO2 + ATP। CO2 जो होता है वो हार्मफुल है, बट इसे प्लांट यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर 38 ATP फॉर्म होता है, बट इसके अंदर 2 ATP फॉर्म होते हैं। बाकी ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर